आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में कि मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। आइए, आज आप मेरे चैनल्स पे मियोसिस सेल डिवीजन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको आज तक कोई यूट्यूबर से ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, कोई डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसा मियोसिस सेल डिवीजन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरे मियोसिस सेल डिवीजन को पढ़ के आप दुनिया के किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं, जैसे एसएससी हो, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक हो, जैसे बिहार पैरामेडिकल्स हो या कोई भी पैरामेडिकल्स हो। आप नीट का एग्ज़ाम को एक बार में फाइनल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। आइए अब हम लोग बात करें कि कोई ह्यूमन्स बॉडी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक चुन्नू लाल है। क्या है? चुन्नू लाल। ये चुन्नू लाल का गर्दन थोड़ा सा पतला हो गया है, कोई बात नहीं है। बॉडी थोड़ा सा मोटू हो गया है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग दोस्त मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, ये कोई चुन्नू लाल है। अब ये चुन्नू लाल का बॉडी डिप्लॉइड्स है। ये क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड है, इसका मतलब 2n है, यानी कि चुन्नू लाल को बनाने के लिए एक गैमेट्स माँ ने दिया था और एक गैमेट्स पिता ने दिया था, तभी जाके इसका बॉडी क्या हुआ है? डिप्लॉइड्स हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि डिप्लॉइड्स मीन्स कि इसमें 46 गुणसूत्र होगा और 46 गुणसूत्र है। अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो फिर से ये 2n सेल लेके आएगा, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 सेल होगा और दोनों सेल में उतना ही गुणसूत्र होगा जितना चुन्नी लाल के बॉडी में प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेल में एक स्पेशल सेल्स होता है, फीमेल में एक स्पेशल सेल्स होता है, यानी पूरी बॉडी में आपको माइटोसिस सेल डिवीजन कार्य करता है, लेकिन मेल और फीमेल्स में 2 स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम और दूसरे का नाम है oogoनियम। यानी एक है आपका स्पर्मेटोगोनियम तथा दूसरा है आपका oogoनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम मुख्य रूप से मेल में प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोगोनियम किसमें? मेल में प्रेजेंट होगा। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगा। इससे क्या निर्माण होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चूंकि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन कार्य करता है? माइटोसिस सेल डिवीजन। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्म का निर्माण होता है, इससे जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन? तो मियोसिस सेल डिवीजन। अर्थात मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्पेशल सेल्स में होता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनाने के लिए, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनता है तो मियोसिस सेल डिवीजन भाग लेता है। दूसरा oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है? तो प्राइमरी oocyte बनता है। फिर प्राइमरी oocyte से ओवम बनता है। तो ओवम, प्राइमरी oocyte से जब ओवम बनता है तो यहाँ पर भी मियोसिस सेल डिवीजन कार्य करता है। यानी मियोसिस सेल डिवीजन दुनिया में 4 जगह दोस्त कार्य करता है। पहला, मेल में स्पर्म बनाने के लिए स्पर्मेटोगोनियम सेल में। दूसरा, फीमेल में ओवम बनाने के लिए oogoनियम सेल में। और तीसरा, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए। चौथा, प्लांट्स में एग सेल बनाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि एग और स्पर्म क्या है। जैसे हम लोग अब बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एग है और कोई स्पर्म है। ये एग हो गया और ये स्पर्म है। इसका निर्माण कैसे हुआ है दोस्त? तो मियोसिस सेल डिवीजन से हुआ। अब इन दोनों का आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बना लिया?
तो जाइगोट बना लिया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या है, तो 2n है। अब इस जाइगोट से एक ह्यूमन चुन्नी लाल डेवलप कर गया। अब ये चुन्नू लाल जो डेवलप किया है, तो चुन्नू लाल का बॉडी क्या है, वो कंप्लीट डिप्लॉयड सेल्स है। मतलब आपने देखा कि मियोसिस कैसे हुआ और कैसे एक डिप्लॉयड बॉडी का निर्माण हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन के डिफिनेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करें मियोसिस सेल डिवीजन का डिफिनेशन क्या होता है। अब मियोसिस सेल डिवीजन के डिफिनेशन के लिए देखो बहुत आसान डिफिनेशन है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस देखिए वैसा कोशिका विभाजन, हम लोग लिख भी लेंगे, वैसा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जिसमें एक पेरेंट सेल से, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। कितना डॉटर सेल का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और चारों डॉटर सेल में मौजूद गुणसूत्र अपने पिता की तुलना में आधी होती है। चारों डॉटर सेल में मौजूद गुणसूत्र, चारों डॉटर सेल में मौजूद गुणसूत्र अपने पिता की तुलना में आधी होती है। अपने पिता की तुलना में आधी होती है, आधी होती है। यानी मियोसिस वैसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है और चारों डॉटर सेल में मौजूद गुणसूत्र अपने पिता की तुलना में आधी होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। मियोसिस सेल डिवीजन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करें कि मियोसिस सेल डिवीजन को कितने पार्ट्स में हम लोग को रीड करना है। मियोसिस सेल डिवीजन शुरू होने से पहले एक प्रोसीजर आता है, जिस प्रोसीजर को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीजन को पूरा करने के लिए सेल साइकिल प्रोसेस को पूरा करना होगा। बिना सेल साइकिल प्रोसेस पूरा किए हुए मियोसिस सेल डिवीजन पूरा नहीं हो सकता। तो मियोसिस सेल डिवीजन को सेल साइकिल करना होगा। सेल साइकिल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सेल साइकिल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो 2 पार्ट्स में बांटा गया। सेल साइकिल का कितना पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स है। एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को इंटरफेज कहते हैं और दूसरे को एम फेज कहते हैं। यानी सेल साइकिल मियोसिस पूरा होगा तो पहले सेल साइकिल होगा। सेल साइकिल में एक इंटरफेज है और दूसरा एम फेज है। इंटरफेज का मतलब होता है तैयारी अवस्था। इंटरफेज का मतलब तैयारी अवस्था, यानी इसमें पूरी की पूरी तैयारी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी है, तो शादी से पहले क्या होता है, पूरा तैयारी, पंडाल बाजा फल्ला चिल्ला गीत हारनी सब आती है, और उसके बाद एक दिन शादी होता है, बात खत्म हो जाता है, तो उसको इंटरफेज कहते हैं। लेकिन एम फेज क्या होता है कि माइटोटिक फेज, वहां पे डिवीजन अवस्था होता है, उसको एम फेज कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एम फेज में क्या होता है कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन, एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जबकि इंटरफेज में तैयारी अवस्था होता है। अब मान लीजिए कि कोई 2n सेल है। अब इस 2n सेल में क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनेंगे, फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, फिर 2 सेल बनेंगे और तब लास्ट में जाकर के 4 सेल का निर्माण होगा। यानी मियोसिस सेकेंड पूरा होते होते कितने सेल का निर्माण हो जाएगा, तो 4 सेल का।
यानी डिफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि वैसा कोशिका विभाजन जिसमें एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और चारों डॉटर सेल में मौजूद गुणसूत्र अपने पिता की तुलना में आधी होती है। अगर ये 2n है तो ये क्या होगा, n होगा। यानी कि इस 2n को n में बदलने के लिए उसे सेल साइकिल प्रोसीजर में जाना पड़ा। सेल साइकिल प्रोसीजर से वो इंटरफेज में गया, इंटरफेज में वो तैयारी किया और तैयारी करने के बाद वो अपने सेल को 1 से 2 सेल में डिवाइड कर लिया। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंटरफेज को फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया। इंटरफेज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया इंटरफेज। अब इंटरफेज को आप देख लीजिए कि इंटरफेज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका G1 फेज, G1 फेज, उसके बाद है S फेज और फिर है G2 फेज। यानी इंटरफेज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, G1, S और G2 फेज। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में बांटा गया, G1, S और G2। देखिए G1 फेज में क्या होता है, हम लोग बात करें कि G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस और रिप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है। G1 फेज में क्या होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण हो गया। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या हुआ, तो रिप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, रिप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग का रिप्लिकेशन हो गया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 1 था तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो गया, गोल्जी बॉडी 1 था, गोल्जी बॉडी 2 हो गया। यानी जितने भी कोशिकांग है वो सारे कोशिकांग डबल हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, तो एस फेज में गया। एस फेज में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एस फेज का। एस फेज में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए 2 गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा ये सेल था और इस सेल में क्या हुआ कि ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में ये मान लीजिए कि हमारा डीएनए, ये डीएनए, ये भी डीएनए। तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देखो कि इसमें डीएनए का अमाउंट 2 गुना हुआ, डीएनए का अमाउंट इसमें 2 गुना हुआ, लेकिन डीएनए का नंबर क्या है, सेम उसी प्रकार से, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। यहाँ पर एस फेज में क्या होता है, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सिंगल क्रोमोसोम, ये आपका सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, अब इसमें क्या होता है कि इसका अमाउंट बढ़ने का मतलब कि ये अगर 2C है तो ये 4C हो जाएगा, लेकिन इसका नंबर कांस्टेंट रहता है। ये यदि 2n है तो एस फेज में भी ये 2n ही रहेगा, यानी ये 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, 46 क्रोमोसोम में बदलाव नहीं होने वाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रोमेयर का रिप्लिकेशन होता है। यहाँ पर सेंट्रोमेयर रिप्लिकेट, सेंट्रोमेयर रिप्लिकेट, यानी सेंट्रोमेयर का यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है। आइए अब हम लोग बात करें G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज, देखिए G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, रिप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद दूसरा क्या होता है, तो रिप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, रिप्लिकेशन ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट यानी एस पेज में आपने देखा कि डीएनए का अमाउंट दोगुना हो गया, यानी 2C था वो 4C में बदल गया, लेकिन नंबर में बदलाव नहीं हुआ। सेंट्रोमेयर का रिप्लिकेशन हुआ है, G2 फेज में प्रोटीन का निर्माण हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का रिप्लिकेशन हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि मियोसिस में क्या होता है। तो पहले 2C था और फिर उसके बाद क्या हो गया, 4C हो गया। आइए अब हम लोग बात करें कि मियोसिस में दो स्टेज आता है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में कितने स्टेज आते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे और फिर हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। यानी मियोसिस को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। मियोसिस को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस को दो भाग में बांटा गया है, एक को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस का। मियोसिस के कैरियोकाइनेसिस को ये अब हम लोग बात करें कि मियोसिस के कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखिए मियोसिस दो चरण में पूर्ण होती है, पहला मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैरियोकाइनेसिस में हम लोग को 4 स्टेज को पढ़ना पड़ता है। पहला है आपका प्रोफेज, तो प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे मेटाफेज, फिर मेटाफेज के बाद बात करेंगे एनाफेज, और फिर एनाफेज के बाद बात करेंगे टेलोफेज। यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसीजर होगा और फिर एक सेल से 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को कई उप अवस्था में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। यानी मियोसिस सेल डिवीजन को दो भाग में बांटा गया, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका के केंद्रक के विभाजन होने के लिए उसे 4 स्टेज में बांटना पड़ता है। पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा है एनाफेज फर्स्ट, चौथा है टेलोफेज फर्स्ट। अब इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। अब इसे याद करने का एक आसान सा ट्रिक मैं आप सभी को बता दे रहा हूं दोस्तों। जैसे आप पंडित जी को धान देते हो और कहते हो कि ले जाइए धान, तो इसलिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ले जा पैडी, ये फार्मूला हो गया ले जा पैडी, यानी धान ले जा। क्या ले जा, तो धान ले जा पैडी, यानी पंडित जी को धान दीजिए और ये याद कर लीजिए कि ले जा पैडी इसका फॉर्मूला होता। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेप्टोटीन स्टेज में कि लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है। लेप्टोटीन स्टेज की अब हम लोग
बात करने वाले हैं। आइए अब हम लोग बात करें कि लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है। देखिए लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है वो एकदम ठोस अवस्था में चला जाता है। पहला है लेप्टोटीन, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर में देख लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। आइए अब हम लोग बात करें लेप्टोटीन स्टेज के बारे में कि लेप्टोटीन स्टेज क्या होता है। देखिए ये है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। अब इस लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ये आपका रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में आपका ये हो गया क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इस क्रोमोसोम में आप देखो कि यहाँ पर डीएनए कॉन्डेंस कर गया। डीएनए आपका क्या किया है यहाँ पे, तो कॉन्डेंस कर गया, सिकुड़ गया। यहाँ पे डीएनए आपका सिकुड़ गया, तो डीएनए यहाँ पे कंडेंस कर जाता है लेप्टोटीन स्टेज में। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा जाइगोटीन स्टेज, यानी लेप्टोटीन स्टेज में डीएनए आपका कॉन्डेंस कर गया। अब हम लोग बात करेंगे जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है। आइए हम लोग जाइगोटीन स्टेज को रीड करें। नेक्स्ट है हमारा जाइगोटीन, जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन, देखो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये था हमारा क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम था। अब इस क्रोमोसोम में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज यह प्रोफेज फर्स्ट का सेकेंड अवस्था है। इस अवस्था में दो क्रोमोसोम आपस में मिलकर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ये सभी क्रोमोसोम आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर जोड़े में सज जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आ जाते हैं, जोड़े में सज जाते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 क्रोमैटिड आ जाता है, इसलिए क्रोमैटिड को क्या बोलते हैं, टेट्राइड क्रोमैटिन। यानी टेट्राइड का फॉर्मेशन आपको कहाँ होता है, तो जाइगोटीन स्टेज में। होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े में कहाँ पे सजते हैं, तो जाइगोटीन स्टेज में। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ होता है, तो जाइगोटीन स्टेज में। अब हम लोग बात करेंगे पैकेटीन स्टेज का।
अब हम लोग बात करने वाले हैं पैकेटीन स्टेज का। आइए अब हम लोग बात करें कि पैकेटीन स्टेज क्या होता है। देखो, पैकेटीन स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है। इसी स्टेज में जब दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कुछ जीन का आदान प्रदान होता है, और इसी के कारण हम लोग अगर चार भाई बहन होते हैं तो चारों का कलर डिफरेंस होता है। यही पैकेटीन स्टेज का देन है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, ये हमारा एक सेल हो गया, फिर हमारा ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ कि जो हमारा ये जीन है, जो हमारा ये जीन है, इस जीन का क्या हो रहा है, तो आदान प्रदान हो रहा है। ये देखो, तो ये देख लीजिए कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में फ्यूज कर रहे हैं। कहाँ पे, तो पैकेटीन अवस्था में फ्यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन कौन करा रहा है, कोई एंजाइम करा रहा होगा दोस्त। तो उस एंजाइम को हम लोग रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन कराता है। इसके बाद क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। यानी सिनेप्सिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो पैकेटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, पैकेटीन स्टेज में। जेनेटिक मटेरियल का बदलाव कहाँ पे होता है, तो पैकेटीन स्टेज में होता है। अब फिर हम लोग बात करेंगे डिप्लोटीन का। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोटीन स्टेज का। डिप्लोटीन स्टेज में देखिए क्या होता है। डिप्लोटीन स्टेज में जो हमारा ये क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कैज़माटा कहते हैं। यानी यहाँ पे कैज़माटा का फॉर्मेशन होता है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कैज़माटा। यानी कैज़माटा का निर्माण कहाँ पे होता है, तो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज, यानी ये रहा आपका डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में
दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में हटने लगते हैं, जिसके कारण एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कैजमाटा कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करें डाई काइनेसिस की। अब इस डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है? डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है? देखिए, डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। जब ये डिसअपियर हो जाता है, तब जाकर के जो हमारा ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये आपस में अलग हटने लगते हैं। ये आपस में अलग हटने लगते हैं। और अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो हमारा सेंट्रियोल होता, वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल के तरफ जाने लगता है। सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज निकलने लगती है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लगता है। यहाँ पे टर्मिनेलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, यानी कैजमाटा यहाँ पे टूटने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, यानी कैजमाटा यहाँ से हटने लगता है। कैजमाटा यहाँ से हट जाता है, और कैजमाटा हटने के बाद ऑर्गेनेल्स डिसअपियर, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होने लगते हैं। डिसअपियर यानी ऑर्गेनेल्स, सभी ऑर्गेनेल्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। आइए अब हम लोग बात करें कि मेटाफेज स्टेज में क्या होता है। इसके मेटाफेज स्टेज में क्या होगा? देखिए, इसके मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि मेटाफेज स्टेज में मेटाफेज फर्स्ट में आपने देखा था कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम थे। अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक बीच पट्टी में आके सज जाएगा। ये सपोज कीजिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें न्यूक्लियर की झिल्ली तो टूट चुकी थी। यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे पोल है, तो यहाँ पे आपका आ गया सेंट्रियोल, यहाँ पे आपका आ गया सेंट्रियोल। अब यहाँ से एस्ट्रल किरण निकल रही है। अब ये आपका बीच पट्टी हो गया। अब इसी बीच पट्टी पे क्या होता है कि जो हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ था, वो यहाँ पे आकर के सज जाता, यहाँ पे आकर के वो सज जाता। और यहाँ पे देखो, अब फिर इधर क्या होगा? ये भी बीच पट्टी पे आके यहाँ पे सज जाता है, बीच पट्टी पे आके सज जाता है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया था डिप्लोटीन स्टेज में।
अब इसके बाद क्या होगा कि ये रहा आपका स्पिंडल फाइबर, ये है स्पिंडल फाइबर। अब इस स्पिंडल फाइबर के कारण क्या होता है कि अगले स्टेज में हम लोग एनाफेज स्टेज में देखेंगे कि ये स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा। आइए अब हम लोग, तो मेटाफेज प्लेट में समझ में आ गया, मेटा मतलब बीच होता है, यानी इस अवस्था में क्या होता है कि सभी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बीच में आकर के सज जाता है। देखिए एनाफेज अवस्था में क्या होता है कि दोनों स्पिंडल फाइबर उसे अपनी तरफ खींचते हैं, और जब ये अपनी तरफ खींचते हैं तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा यह हमारा सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर है, और इस स्पिंडल फाइबर पे देखिए अब यहाँ पे क्या किया है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी दो अपोजिट पोल पे चला गया है। अब क्या होगा कि एनाफेज अवस्था में जैसे ही ये अपोजिट पोल पे चला जाता है, एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि अपोजिट पोल पे चला गया। अब ये अपोजिट पोल पे जैसे ही चला जाता है, अब क्या होगा कि टेलोफेज में जाएगा, ये टेलोफेज फर्स्ट में जाएगा। और टेलोफेज फर्स्ट में जैसे ही ये जाएगा तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि इधर से जो हमारा एक यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, और फिर एक यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको यानी जो हमारा एक सेल था, एक सेल से अब दो सेल बट रहा है, और दोनों सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई है, दो हो गई। अब क्या होगा कि फिर से इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद क्या होगा कि एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाए। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका डिवाइडेशन हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ गए, इसमें आ गया। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया। अब उन होमोलोगस क्रोमोसोम को फिर से डिवाइड होगा। अब आइए अब हम लोग बात करें कि फिर से होमोलोगस क्रोमोसोम को कैसे डिवाइड करते हैं। सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में होता है कि जो हमारा दो सेल प्राप्त हुआ, जो हमारा दो सेल प्राप्त हुआ, इन दोनों सेल में ये क्रोमोसोम रहा, ये आपका क्रोमोसोम रहा। अब इस क्रोमोसोम में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था, और यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। अब जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज हुआ था, अब इसमें देखो कि केंद्रक की जो झिल्ली है वो टूटने लगती है, केंद्रक की झिल्ली इसमें टूट रही है। टूटने के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेकअप, यानी मियोसिस सेकेंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज हो गया, मान लीजिए प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर
डिसअपियर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है। क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉन्डेंस, यहाँ पे क्रोमोसोम सिकुड़ने लगता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉन्डेंस, यानी क्रोमोसोम कॉन्डेंस होने लगता है। ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपियर, ऑर्गेनेल्स भी गायब होने लगते हैं। ऑर्गेनेल्स स्टार्ट टू डिसअपियर, यानी ऑर्गेनेल्स गायब होने लगते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोफेज के बाद मेटाफेज का। मेटाफेज में क्या होगा, प्रोफेज आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज का, मियोसिस सेकेंड। देखिए मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये आप जो क्रोमोसोम देख रहे हो मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेल है और ये भी हमारा सेल है। अब इस सेल में मेटाफेज क्रोमोसोम में क्या होगा कि ये बीच पट्टी पे आकर के सज जाएगा, ये भी बीच पट्टी पे आके सज जाएगा। अब इसमें देखो कि मैंने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराया था, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, फिर यहाँ पे भी आपका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज दिखाया थे। तो ये मेटाफेज प्लेट पे, ये बीच प्लेट पे आकर के ये सज गया है, ये बीच प्लेट पे आकर सज गया है, ये भी आपका बीच प्लेट पे, यानी मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये बीच पॉइंट पे आके सज जाता है, मेटाफेज सेकेंड। अब मेटाफेज सेकेंड के बाद क्या होगा, तो एनाफेज सेकेंड होगा। एनाफेज में देखो सेंट्रोमेयर यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, तो सेंट्रोमेयर जैसे ही ब्रेक करेगा, सेंट्रोमेयर जैसे ही ब्रेक करेगा, अब देखिए कि ये धागा से जुड़ा हुआ है, बीच का सेंट्रोमेयर ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ से देख लीजिए ये आपका हो गया एनाफेज। एनाफेज, इस एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि दोनों सेंट्रोमेयर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जो हमारा ये सेल है ये इसे दो पार्ट्स में, यानी एक आपका इधर आएगा और दूसरा आपका इधर आएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये एक्सचेंज वाला है और अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज हुआ था, यानी इसको मैं कलर चेंज करके थोड़ा बना रहा हूँ, अब इसमें देख लीजिए एक पॉइंट पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। अब एनाफेज के बाद क्या होगा, इसका टेलोफेज होगा, और टेलोफेज में क्या होगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी टेलोफेज इसका हो रहा, इसमें क्या होगा
ये हमारा 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा 2 न्यूक्लियस बन जाएगा और दोनों न्यूक्लियस में यहाँ पर आपका ब्लैक वाला आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका ब्लैक वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लू वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लू वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल कुछ दिखाए थे और यहाँ पे भी आप जेनेटिक मटेरियल कुछ दिखाए थे। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास शुरुआती दौर में 2n सेल था और यहाँ पे आके n हो गया, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम अब पूर्ण रूप से हैप्लॉइड हो गया है, यानी इसे ही हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। आप सभी को अगर ये मियोसिस सेल डिवीजन अच्छा लगे तो आप सभी मेरे चैनल पे लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और बार बार शेयर करना ताकि लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और लोग इसके बारे में आसानी से समझ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।